हे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 97। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना। अभी तक कहानी में हमने पढ़ा था, अब शराब का नशा उस पर सर चढ़कर बोल रहा था। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे अभी उनमें से खून ही निकल आएगा। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। पहले वो रणवीर रॉय कपूर और अब ये सूर्य दीवान जीना हराम करके रखा हुआ है। रणवीर तो दुनिया से चला गया, पर सूर्य दीवान ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है? हाथ धोकर बर्बाद करके रख दूंगा सूर्य दीवान। उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वह नशे की इस वक्त लड़खड़ा रहा था, लेकिन इस वक्त वह पूरी तरह से एक हैवान नजर आ रहा था, जो या तो किसी की जान ले सकता था या किसी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। इतना हमने कल रीड किया था। अब आगे। माही अभी भी बेड पर घुटनों मोड़कर सिमटी हुई बैठी हुई थी। उसके लिए हर बीतते पल उसके डर को बढ़ा रहा था। वो बस एक एक पल गिन के रणवीर को आने का इंतजार कर रही थी। उसने नहीं पता था कि उसका आने वाला कौन सा पल उसकी बर्बादी ले आए। रणवीर प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे नहीं पता मैं कब तक खुद को बचा पाऊंगी उस अस्तव राणा से। क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? मुझे अपने घर को, अपने घर की, अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को सेफ रखने की, लेकिन अगर उस अस्तव राणा ने मुझे मेला करने की कोशिश की तो या तो उसकी जान ले लूंगी या खुद को ख़त्म कर लूंगी, पर अस्तव राणा के गंदे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगी। माही की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी एक तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और माही की नजरें जैसे ही सामने गई, उसकी नजरें डर से फैल गई। सामने अस्तव राणा अपनी लाल आंखों से माही को घूर रहा था। उसे अंदर आकर गेट को जोर से बंद किया और अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। अस्तव राणा को सामने देखकर माही खुद में ही और भी ज्यादा सिमटने लगी। उसके चेहरे पर फैला हुआ डर अब खौफ में बदलने लगा। वो डर से कांप भी रही थी, पर फिर भी कुछ खुद को काफी हद तक मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे अस्तव के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, माही डर से पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, मेरे पास मत आना अस्तव राणा, वरना खत्म कर दूंगी तुम्हें। माही की बात सुनकर अस्तव ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगा और फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे खत्म करोगी? हाँ माही, तुम जैसी नाजुक लड़की मुझे खत्म करने की बात कर रही है? कहकर अस्तव एक बार फिर से शैतानों की तरह हंसने लगा। फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, पहले खुद को तो मुझसे बचा तो लो, फिर मुझे खत्म करने की बात करना। कहते हुए वो जैसे ही बेड के पास आया, माही जल्दी से दूसरी तरफ से नीचे उतर गई और उसकी तरफ अंगुली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे छूना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी अस्तव राणा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बीवी हूँ। अस्तव ने डेविल स्माइल के साथ कहा, जानता हूँ माही, तभी तो तुम यहाँ हो। तुम उस रणवीर राय कपूर की बीवी हो और तुम्हारी वजह से मेरा भाई विक्रम चौहान की जान गई थी। याद आया कुछ? मैं उसी विक्रम का भाई अस्तव चौहान हूँ। कहते हुए अस्तव राणा का फेस गुस्से से लाल हो गया। विक्रम चौहान का नाम सुनकर माही की सारी बातें याद आ गई। जब विक्रम चौहान ने उसे कैद किया था, अब जाकर माही को समझ आया कि अस्तव राणा ने उसे किडनैप क्यों किया है। माही ने नफरत भरी निगाहों से अस्तव की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम उस विक्रम चौहान के भाई हो जिसे मेरे पति ने कुत्ते की मौत मारा था, क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। माही का ये कहना था कि अस्तव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बालों को पकड़कर कसते हुए कहा, क्यों कहा? क्या कहा तुमने मेरे भाई के लिए? तुमने कहा कि वो ये डिजर्व करता था? माही ने अब बिना डरे अस्तव की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वो यही डिजर्व करता था और तुम भी एक ऐसी ही मौत डिजर्व करते हो अस्तव चौहान। अस्तव ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है माही, आज तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम डिजर्व करती हो। कहने के साथ ही अस्तव ने माही को बेड की तरफ धकेल दिया। माही मुंह के बल बेड पर गिरी। जैसे ही वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगी, अस्तव उसके ऊपर आ गया, पर इससे पहले कि वो माही को काबू में कर पाता, झटके से वो उससे दूर हो गई। उसकी बाहें पर खून निकल रहा था। अस्तव ने हैरानी से माही की तरफ देखा। माही के हाथ में कांच के बड़ा सा टुकड़ा था जो माही ने अपने पास छिपाए हुए थे। ये वही वही का टुकड़ा था जो कांच का जग टूटने के बाद माही ने उठकर अपने पास रख लिया था। बाकी के टुकड़े को माही ने बेड के नीचे की तरफ सरका दिया था ताकि अस्तव को किसी तरह का शक न हो। माही बेड से खड़ी हो गई और कांच के उस टुकड़े को अस्तव की तरफ करते हुए बोली, कहा था ना मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत अस्तव चौहान, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। अस्तव गुस्से से एक बार फिर माही की तरफ बढ़ा तो माही ने एक बार फिर उसके दूसरे हाथ पर वार कर दिया, जिससे अस्तव की दूसरी बाह पर भी कट लग गया और वहां से भी खून बहने लगा। माही गुस्से और नफरत भरी नजरों से अस्तव को घूर रही थी और उसे देखकर वाकई में लग रहा था कि अगर अस्तव ने अपनी हदें पार की तो वो उसकी वाकई में जान ले लेगी। वहीं अस्तव के चेहरे पर भी अब हैवानियत साफ नजर आ रही थी। उसने गुस्से से माही के गालों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, जो तुमने हरकत की है ना, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही उसे अपने सीने पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। माही ने उसे कांच के टुकड़े को अस्तव के सीने पर एक तरफ किया हुआ था और उसका आगे का हिस्सा थोड़ा उसके सीने में चुभ रहा था। अस्तव ने पहले हैरानी से अपने सीने की तरफ देखा, जहाँ से अब हल्का हल्का खून बह रहा था, और फिर माही की तरफ। माही ने अस्तव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी हरकत का खामियाजा भुगतूंगी या नहीं ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले तुम ये सोचो, अगर मैंने इस टुकड़े को तुम्हारे सीने की तरह और प्रेस किया तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अंडरवर्ल्ड
किंग रणवीर राय कपूर की बीवी हूँ और उसने मुझे वो आग बनाया है जो तुम जैसों को जलाकर राख कर देने का दम रखती हूँ, कहकर उसने दूसरे हाथ से अस्तव के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया, जिससे अस्तव एक झटके से फर्श पर गिर गया। अस्तव पहले ही नशे में था और माही के इस वार को झेल नहीं पाया, लेकिन वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए माही की तरफ देख रहा था। वो तो कहाँ सोच रहा था कि ये नाजुक सी लड़की भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी, लेकिन उसने ये तो कभी नहीं सोचा था कि छुई मुई सी लड़की में इतना दम भी होगा कि उसकी नजरों में नजरें मिलाकर उसे चैलेंज कर सकती है। माही की हिम्मत देखकर उसके सिर पर चढ़ा हुआ शराब का नशा एक बार फिर से उतर गया। वो एक बार फिर माही की तरफ बढ़ा और उसे उसके उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, हाथ से माही ने उस कांच के टुकड़े को पकड़ा हुआ था। अस्तव ने उसके हाथ से एक कांच के टुकड़े को अलग किया और उसे दूर फेंकते हुए कहा, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है रणवीर राय कपूर की बीवी में, पर मुझे बहुत मजा आने वाला है तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ने में। मैं भी तो देखूं मेरे सामने और मेरी हैवानियत के सामने तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक टिक पाती है, क्योंकि मुझे झेलने का दम तुम में नहीं होगा माही। कहने के साथ ही उसने एक झटके से माही का हाथ मरोड़ दिया, जिससे माही के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। कांच का टुकड़ा पहले ही पकड़ने की वजह से माही के भी हाथ में कट गया था। अस्तव अब जानबूझकर माही के उसी घाव को जोर से रगड़ रहा था, जिससे माही को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी अस्तव को एक बार फिर अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ और वो उसे दूर हो गया। दरअसल माही ने अपने दूसरे हाथ की कोहनी अस्तव के पेट पर मारी थी, जिससे होने वाले दर्द ने अस्तव को उसे दूर होने के लिए मजबूर कर दिया। ये रणवीर की ही दी हुई ट्रेनिंग थी जो माही इस्तेमाल कर रही थी। माही अपना इतना ज़्यादा बचाव कर पा रही थी। रणवीर ने माही को सेल्फ डिफेंस की सारी ट्रेनिंग दी थी। दरअसल वो भी यही चाहता था कि माही फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जिस मुकाम पर आज रणवीर था तो उसके दुश्मनों की तादाद भी बहुत थी और रणवीर की बीवी होने के नाते माही पर भी हर वक्त खतरा मंडराता रहता था। इसीलिए रणवीर चाहता था कि माही भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो वो कि खुद को बचा सके। अस्तव एक बार फिर माही की तरफ बढ़ता, तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा, जिसे उसकी बढ़ते कदम वापस रोक दिए। उसने इरिटेट होकर अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबर को देखकर वह समझ गया कि वो किसी भी हालत में इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकता। उसने एक जलती हुई नज़र माही की तरफ डाली और कहा, ये मत समझना कि तुम मुझसे बच गई। जो तुमने आज किया है ना, उसके लिए तुम्हें इतने खून के आंसू रुलाऊंगा माही कि तुम मौत मांगोगे, और तुम्हें मैं वो भी नहीं दूंगा। बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी मौत की से बदतर बना दूंगा, कहकर अस्तव रूम से बाहर निकल गया। वही माही जो अभी तक एक हिम्मत के साथ अस्तव के सामने खड़ी हुई थी, वो दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। कुछ दर्द की वजह से और कुछ डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे अस्तव ने बड़ी बेरहमी से मसला था। उस कट जहाँ से पहले ही खून निकल रहा था, उसने अस्तव को इतनी बुरी तरह से मसलने की वजह से घाव और गहरा हो गया था। उसका वो हाथ दर्द की वजह से कांप रहा था। उसे अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछे और किसी तरह से उस अपने दुपट्टे का एक सिया फाड़ लिया। वो अपने उस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी जिस हाथ में कट लगा था, इसीलिए उसने एक सिरे को अपने मुंह में पकड़ा और दूसरी सिरे को हाथ में पकड़कर किसी तरह से अपने हाथ पर लपेट लिया, ताकि खून बहना कुछ हद तक कम हो जाए। करीब 3 घंटे बाद कृष्टि रूम में आई। कृष्टि ने देखा माही दीवार से टेक लगाकर बैठी बैठी सो गई थी। कृष्टि ने आकर माही के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और कहा, जल्दी उठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, माही जल्दी उठो। कृष्टि के ऐसे खिलाने से माही हड़बड़ाकर उठ गई, जिसे लगा कि शायद अस्तव वापस आ गया है। उसने घबराई नजरों से कृष्टि की तरफ देखा। कृष्टि को अपने सामने देखकर माही की जान में जान आई, तो कृष्टि ने माही से कहा, बाहें पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, अब जल्दी करो, यहाँ से तुम्हारे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, याद रहे अगर तुम पकड़ी भी जाती हो तो मेरा नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए, समझ गई? माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया, तो कृष्टि ने कहा, जल्दी से मेरे पीछे आना। माही भी अब उसके पीछे पीछे आने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। रूम से बाहर आकर कृष्टि ने पहले अपने आसपास नजर डाली। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा, जो सहमी हुई नजरों से उसके अपने आसपास देख रही थी। कृष्टि ने धीरे से कहा, अब हमें इस फार्म हाउस के मेन गेट तक बिल्कुल धीरे धीरे जाना है, कोई आवाज़ मत करना, क्योंकि अगर हम किसी की नज़रों में आ गए तो अस्तव तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। फार्म हाउस के बाहर मेरे 2 आदमी मिलेंगे, वो तुम्हें इस जंगल से दूर जाकर छोड़ेंगे। उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है, क्योंकि उसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बस ये मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं अस्तव की पहुंच से दूर जाने के लिए, समझ गई? माही ने भी अपने सिर हाँ में हिलाया और कहा, समझ गई, बस तुम मुझे किसी तरह से यहाँ से दूर भेज दो, उसके बाद आगे का रास्ता मैं खुद ही तय कर लूंगी। किसी तरह से कृष्टि माही को फार्म हाउस से बाहर तक लेकर आ गई। दरअसल कृष्टि अच्छी तरह से जानती थी कि इस फार्म हाउस की सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, इसीलिए उसने उन कैमरों की नज़र से बच कर बाहर आने के ही उन्हें 15 मिनट का वक्त लग गया। फार्म हाउस के थोड़ी ही दूर पर एक आदमी गाड़ी में टेक लगाए हुए खड़ा हुआ था। कृष्टि ने हाथ हिलाकर उसे आदमी को इशारा किया, तो उस आदमी ने भी कृष्टि को हाथ हिलाकर उसे इशारे का जवाब दिया। कृष्टि ने माही की तरफ देखा और कहा, वह जो सामने गाड़ी दिख रही है वहाँ चली जाओ, वहाँ मेरे 2 आदमी मौजूद हैं जो आगे तुम्हारी मदद कर देंगे। माही ने अपनी कदम जैसे ही उस तरफ बढ़ाए तो वो 2 कदम चली ही
चलकर ही रुक गई और वापस कृष्टि की तरफ मुड़ते हुए कहा, भले ही तुमने मेरी मदद अपने फ़ायदे के लिए की हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बेशक मुझे बेझिझक मांग लेना। मुझे खुशी होगी तुम्हारा ये एहसान उतारने में। माही की बात सुनकर कृष्टि कुछ देर चुप रह गई और फिर कहा, ठीक है, कभी भी अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम यहाँ से जिंदा वापस आ जा पाओगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो जल्द ही पकड़ी जाओगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अब दोबारा नहीं पकड़ी जाऊँगी, और अगर मैं पकड़ी भी गई तो तुम्हारा नाम मैं कभी नहीं लूँगी, इस बात पर तुम भरोसा रखो। कहकर माही ने अपने कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। कृष्टि ने एक बार फिर अपने आसपास देखकर तसल्ली हो जाने पर वह वहाँ वापस फार्म हाउस के अंदर आ गई। माही गाड़ी के पास पहुंची। एक आदमी ड्राइविंग सीट के बैठा हुआ था और जो आदमी बाहर खड़ा हुआ था उसने माही को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। माही जल्दी से गाड़ी में बैठ गई तो वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। उन आदमियों ने माही को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक हाईवे की तरफ छोड़ दिया। वो हाईवे जंगल के रास्ते से ही गुजर रहा था। एक आदमी ने कहा, बस इसके आगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। कहकर वो आदमी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। एक तो जंगल का इलाका, ऊपर से सुनसान हाईवे। माही को बहुत डर लग रहा था और इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। जंगल इतना घना था कि वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा बना हुआ था। माही ने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ा दिए और वो हाईवे के किनारे किनारे चल रही थी। जंगली इलाका होने की वजह से वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ रही थी, पर माही को उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो उसकी मदद करने के लिए उसे मिल ही जाएगा। माही ने चलते हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसी गाड़ी नजर नहीं आई जहाँ से वो मदद मांग सके। माही अब बहुत थक चुकी थी, अब उसे चला भी नहीं जा रहा था, पर वो हाईवे के किनारे तो नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए वह किनारे से उतरकर जंगल की तरफ आ गई। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, वो हाईवे से बस कुछ कदम की दूरी पर ही थी। माही एक पेड़ के सहारा लेकर बैठ गई। इस वक्त माही की आंखें नींद और थकान की वजह से बोझिल हो रही थी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। अपने परिवार और बच्चों को याद कर माही की आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं मैं जिंदा घर वापस भी जा पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं उसे वापस मिल भी पाऊंगी कि नहीं। ये डर माही को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबह के करीब 4 बजे अस्तफ वापस फार्म हाउस लौट आया था। जैसे ही वो नीचे हॉल में आया तो उसने देखा कि कृष्टि अपने सिर पकड़े हुए सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। अस्तफ ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारे सिर पर पट्टी कैसे लगी है। तो कृष्टि ने आंसू भरी नजरों से अस्तफ की तरफ देखा और कहा, जब तुम चले गए थे तो माही काफ़ी देर से डोर को पीटती जा रही थी और चिल्लाई जा रही थी। मैंने जब जाकर दरवाज़ा खोला, उसे पूछा कि क्या हुआ है, तब अचानक से उसने एक बोझ को मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अचानक से उसे मुक्का देख लिया और रूम से बाहर निकल गई। धक्का देने की वजह से मेरे सिर दीवार से टकरा गया और मैं उस वक्त बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो देखा माही रूम में नहीं थी। अस्तफ चिल्लाते हुए बोला, क्या वो भाग गई? वो ऐसे कैसे बस कर सकती है? कृष्टि, तुमने उसे भगाया कैसे? कृष्टि ने अस्तफ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उसे भगाने नहीं दिया, मैंने उसे भागने नहीं दिया अस्तफ। मैंने कहा ना कि उसने मुझे धक्का दिया था, मेरे सिर दीवार से टकरा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई थी। बस मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर वो भाग गई। अस्तफ ने अब गुस्से में सामने पड़ी कांच की टेबल को उठाकर फेंक दिया और फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितने बजे की बात है ये? तो कृष्टि ने कहा, करीब 2 घंटा पहले की बात है। अस्तफ ने जल्दी से अपना फ़ोन से किसी को कॉल किया। इसी के साथ कई सारे आदमी हॉल में जमा हो गए। अस्तफ ने सभी पर चिल्लाते हुए कहा, 2 घंटे हो चुके हैं उस माही को यहाँ से भागे हुए। जंगल का पूरा कोना कोना छान मारो, मुझे माही किसी भी हालत में यही चाहिए। अगर खाली हाथ वापस लौटे तो अपनी जान से जाओगी। अब निकलो यहाँ से। अस्तफ का ऑर्डर मिलते ही वो सारे आदमी वहाँ से चले गए। अस्तफ भी जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो कृष्टि ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो अस्तफ? अस्तफ ने कहा, उसे ढूंढने। कृष्टि खड़ी होकर अस्तफ के सामने आ गई और बोली, पर उसे तो यहाँ से भागे 2 घंटे हो चुके हैं, अब तो पता नहीं वो कितनी दूर चली गई होगी, तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे भला? तो अस्तफ ने कृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं, और ये जंगल काफ़ी बड़ा और घना है, जो पूरी तरह से भूल भुलैया की तरह है, इसीलिए वो चाहकर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। कहकर वो बाहर निकल गया। कृष्टि अपने सिर पर हाथ रखे खुद से ही बोली, आई होप तुम काफ़ी दूर पहुँच गई हो और अस्तफ की पहुँच में ना आ पाओ, यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। अस्तफ के आदमी कुत्तों की तरह पूरे जंगल में माही को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों को भी इस काम के लिए बुला लिया था। वहीं अब दिन का हल्का हल्का उजाला होने लगा था, क्योंकि अब सुबह के 5 बजने को आ गए थे। माही अभी भी पेड़ के टेक कर बैठी हुई थी, पर वो गहरी नींद में नहीं थी। उसे बस अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि माही काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को सोने ना दे। उसका पूरा ध्यान हर आहट पर लगा हुआ था। तभी उसे कुछ आवाज़ महसूस हुई तो माही ने झटके से अपनी आंखें खोल ली और अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे घने जंगलों के अंदर से कुछ रोशनी नजर आई। माही उस रोशनी को देखकर समझ गई कि वो टॉर्च की रोशनी है, और उसे समझते देरी नहीं लगी कि अस्तफ को पता चल चुका है कि वो फार्म हाउस में नहीं है और उसे माही को ढूंढने के लिए ही अपने आदमियों को भेज दिया है। माही अब जल्दी से खड़ी हुई और वापस हाईवे की तरफ भागी। इतनी दूर आकर वो वापस अस्तफ के चुंगल में नहीं फंसना चाहती थी। माही अब बेहताज सड़क पर दौड़ती जा रही थी। वहीं उसमें से एक आदमी ने माही को हाईवे की तरफ जाते हुए देखा। वो आदमी अपने और आदमियों से चिल्लाते हुए बोला, वो रही, पकड़ो उसे, हाईवे की तरफ भाग रही है। सभी आदमियों की नज़र भी उस की तरफ चली गई। वो सभी ने हाईवे की तरफ दौड़ लगा दी। वहीं उस आदमी ने अस्तफ को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि माही को उन्होंने देख लिया है और जल्द ही वो माही को पकड़ लेंगे। कहने के साथ ही उसने वहाँ से लोकेशन भी अस्तफ को सेंड कर दी। अब वो भी माही को पकड़ने के लिए हाईवे की तरफ भागा।
माही ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कई सारे आदमी उसकी तरफ आ रहे थे, तो उसने अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी। हालांकि इतनी देर तक भागने की वजह से उसके पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। जितना हो सके वो कोशिश करते रहना चाहती थी। माही अब हाईवे से जंगल की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जंगल में उसे छिपने की काफ़ी चॉइस थी। हाईवे पर उसकी नज़रों से नहीं छुप सकती थी और उसके पैरों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह और भी ज़्यादा देर तक भाग सके। जब उन लोगों ने माही को वापस जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो उसे पीछे पीछे वो सब लोग जंगल की तरफ चल गए। कुछ दूरी पर जाकर माही ने घनी झाड़ियों नजर आई तो माही ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस तरफ देखा। वो आदमी उसे काफ़ी दूर थे। माही जल्दी से जाकर उन झाड़ियों के बीच में जाकर छुप गई। उन उसकी सांस इस वक्त बहुत फूल रही थी और उसका पूरा शरीर भी पसीने से भीग गया था, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सांसों की आवाज़ भी उन आदमियों के पास पहुंचे। वो आदमी अब भागते हुए झाड़ियों के पास पहुंच गए और आसपास माही को ढूंढने लगे। इन आदमियों के पास आने से माही ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तो दोस्तों, क्या वो माही को पकड़ लेंगे या फिर माही बच जाएगी इनके चंगुल से, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप कहानी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। उसमें से एक आदमी बोला, कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, ढूंढो उसको, यहीं कहीं आसपास छुपी होगी। वो सभी आदमी जगह जगह माही को ढूंढ रहे थे। माही अपनी सांसों को रोके उसी झाड़ियों के बीच बैठी हुई थी। वो झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि चाहकर भी वो लोग माही को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जंगल घना होने की वजह से अभी भी वहाँ हल्का अंधेरा फैला हुआ था। हालांकि झाड़ियों में कुछ कांटे भी थे, जिसकी वजह से माही के हाथ पीछे गए, जिसमें माही को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। पर वो अपने मन को पक्का करके बैठी हुई थी और किसी तरह के इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसके कपड़े भी कांटों में उलझने की वजह से जगह जगह से फट गए थे। उन लोगों को जब काफ़ी देर तक माही नहीं मिली तो वो लोग आदमी आगे की तरफ बढ़ गए। उन आदमियों को वहाँ से ज़्यादा देखकर जान में जान वापस आई। अब उसने अपना हाथ अपने मुंह से हटा लिया और गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करने लगी। वो जंगल इतना घना था कि सूरज की एक किरण भी उस जंगल के अंदर तक पहुँच ही नहीं रही थी। उस जंगल में अभी भी एक ऐसा ही फील हो रहा था जैसे घनी रात हो रही हो। माही वहाँ से खड़ी हुई और उसने अपने चारों तरफ देखा। अब तो उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। उसे यह भी नहीं याद आ रहा था कि जब वो हाईवे की तरफ से भागते हुए इस जंगल के अंदर आई थी तो वो कौन से रास्ते से आई थी, क्योंकि उसे तो सब रास्ते ही एक जैसे नज़र आ रहे थे और ना ही उसे दिशा का ज्ञान हो रहा था। फिर भी उसे यहाँ से जाना था, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक यहाँ नहीं रुक सकती थी। हो सकता है वो आदमी वापस आकर लौटकर यहाँ आए। इसीलिए माही ने किसी एक दिशा को तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ने लगी। माही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, दिन का उजाला भी उसे नजर आने लगा। वो समझ गई कि अब वो घने जंगल से बाहर निकल रही है, इसीलिए उसने अपने कदमों की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी। वो जैसे ही जंगल से बाहर आई तो उसने देखा कि वो एक सुनसान इलाका है। उसके पास ही एक गहरी खाई है। एक तरफ से वो मैदानी इलाका था और उसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और एक साइड गहरी खाई थी। खाई वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही गहरी थी। माही को लगा था कि वो शायद हाईवे पहुंचने वाली है, लेकिन वो कौन सी जगह आ गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जहाँ भी नज़र घुमाकर देख रही थी इधर घना जंगल ही था, इधर उधर घना जंगल ही था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूल भुलैया में आ गई हो। माही अब थक कर घुटनों के बल बैठ ही गई। अब तो उसे इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। माही ने अपनी आंख बंद की और गहरी सांसें लेने लगी। मन ही मन बोली, कहाँ फंस गई हूँ मैं? जा कोई ना कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना ही कोई उम्मीद। सोचा था कि किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं हूँ कहाँ और कौन सी जगह है ये। अभी माही ये सब सोच ही रही थी कि उसे काफ़ी सारी गाड़ियों ने आकर घेर लिया। माही जो घुटनों के बल बैठी हुई थी वो खड़ी होकर हैरानी से उन गाड़ियों को देख रही थी। कम से कम 10-12 गाड़ियों में से उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी, क्योंकि मेंटली और फिजिकली वो बहुत थक चुकी थी। उसने अब यही डर खाया जा रहा था कि क्या वो एक बार फिर से अस्ताव के चुंगल में फंस गई है। अब फिर से नहीं फंसना चाहती थी वो। माही ऐसा सोच ही रही थी कि एक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अस्तव चौहान वहां से बाहर निकला। अस्तव चौहान को दोबारा अपने सामने देखकर माही का तो सिर ही घूम गया। उसे लगा तब तो जो उसने जितनी मेहनत की थी वो सब बेकार हो गई। अस्तव गुस्से में माही की तरफ बढ़ रहा था। वहीं माही के पैरों में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो दोबारा भाग सके। वहीं अस्तव को दोबारा सामने देखकर माही के पैर में रही सही जान भी चली गई। अब उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो वापस घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। वहीं अस्तव ने जब माही को ये हालत देखी तो वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, माही माही माही, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे बच पाओगी? ये जंगल मेरा है और मैं हूँ यहाँ का शेर, और मेरा शिकार इतना देर तक मुझसे दूर नहीं रह सकता है। मेरा शिकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझसे बचने की, एक ना एक दिन उसे मेरे चुंगल में आना ही होगा। फिर माही ने सामने अपना एक घुटना मोड़कर अस्तव बैठ गया और अपनी दूसरी हाथ को अपने घुटनों पर रखकर उसने माही की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम तो मेरी सबसे फेवरेट शिकार हो, तो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ? माही कहते हुए अस्तव माही के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। माही ने नफरत से अपनी नजरें फेर ली। उसे अस्तव की ऐसी नजरें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने अस्तव के ऐसे देखने से घिन आ रही थी। अस्तव ने उसकी हालत का मौका पर मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो क्या हालत बना ली है आपने। अगर
अब अगर तुम्हारा यहाँ से भागने का पूरा शौक पूरा हो गया हो तो चले वापस मेरी कैद में। कम से कम आज तुम्हारी ये सबक तो मिला कि तुम मेरी कैद से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता था कि तुम इस वक्त हो कहाँ। माही ने एक नज़र अपनी आसपास डाली। अस्तव के आदमी ने उन चारों तरफ से घेरा हुआ था, जहाँ से वो चाह कर भी नहीं भाग सकती थी। फिर उसने अस्तव की तरफ देखते हुए कहा, देखो अस्तव, चौहान मुझे यहाँ से जाने दो। तो अस्तव ने माही के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, माही एकदम से पीछे हो गई। अस्तव ने माही खुद से दूर होता हुआ देखकर तो एक बार फिर से अजीब सी हंसी हंसते हुए उससे देखने लगा, और फिर खड़े होकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, अब ना तो तुम में हिम्मत बची है और ना ही वो जज्बा कि तुम मुझसे दूर जा पाओ। और वैसे भी आज जो तुमने हरकत की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना, और मिलनी भी चाहिए। वो जो जच्चा जवाब की तुम मुझसे दूर जा पाओ, और वैसे भी आज जो तुमने हरकत की है उसकी सज़ा भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी तुम किसी उम्मीद से यहाँ ये भागने की कोशिश कर रही थी कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। देखो तुम पिछले 9 घंटों से मेरे पास हो, पर अब तक कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं। कहते कहते अस्तव एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से माही के पीछे की तरफ की खिसकती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो इस वक्त वो एक ऐसे सहमे हुए खरगोश की तरफ लग रही थी जैसे अब उसकी जान बचने की उम्मीद ही ना बची हो। अस्तव ने आगे बढ़कर झटके से उसके बालों को पकड़ लिया और उसे खड़ा करते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा ये भागने वाला खेल। माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए अस्तव ने कहा और दोबारा बोला, क्या तुमने अभी भी इसी उम्मीद में हो कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा? अस्तव की बात सुनकर माही को पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अस्तव की आंखों में देखते हुए यही कहा, हाँ वो मुझे बचाने जरूर आएगा। कहते हुए माही की आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। माही का दिल बार बार कह रहा था, माही वो तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत करीब। जहाँ माही की हिम्मत कुछ पलों पहले जैसे टूटने लगी थी, एक बार फिर मजबूत हो गई थी। उसका दिल बार बार कह रहा था, माही हिम्मत मत हारना, वो तुम्हारे बहुत पास है, वो आ गया है तुम्हें बचाने। अब ये अस्तव तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी मौजूदगी का एहसास ही माही की हिम्मत बनकर उसकी आंखों में नजर आ रहा था। अस्तव हैरानी से माही की आंखों में देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की भी हो रही थी कि जिस लड़की की आंखों में कुछ पल पहले तक एक डर नजर आ रहा था, एक निराशा नजर आ रही थी, उसकी आंखों में जो जज्बात दोबारा कैसे नजर आने लगे। कौन आ रहा है इसे बचाने? जिसके एहसास से इस लड़की की हिम्मत दोबारा जाग गई है। तभी माही के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, और कुछ ही पलों के बाद वहां तेज हवा चलने लगी और एक तेज शोर वहां गूंजने लगा। अस्तव और अस्तव के आदमी अपने आसपास देखने लगे। एकाएक सभी की नज़र आसमान की तरफ उठ गई, जहाँ चार चौपर आसमान में उसके ऊपर मंडरा रहे थे। अचानक से उन चौपर को देखकर अस्तव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी पकड़ भी माही के बालों से ढीली पड़ गई, क्योंकि जिस एरिया में वो इस वक्त मौजूद थे, ये एरिया हर किसी की नज़र में नहीं था। इसे ढूंढना हर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस एरिया के बारे में सिर्फ अस्तव चौहान ही जानता था, क्योंकि कहा जाए तो यह पूरा जंगल उसका गढ़ था, जिसे भेदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वहाँ अचानक से इन चॉपर्स का वहाँ आना उसे हैरानी में डाल गया था। वहीं माही भी आसपास की तरह देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उन चॉपर्स को देखते हुए लग रहा था जैसे वो सिर्फ चॉपर नहीं है, अस्तव चौहान और उसके आदमियों की मौत है जो उसके सिर पर मंडरा रही है। वही कुछ देर बाद एक के बाद एक वहाँ कई सारी गाड़ियों का हुजूम आने लगा, और ये गाड़ियाँ कोई इक्का दुक्का गाड़ी नहीं थी, करीब 20-25 के लगभग गाड़ियाँ थी। उन सभी गाड़ियों में अस्तव चौहान और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लिया था। इतनी सारी गाड़ियों के में आने के यहाँ सुप धूल का जैसा गुब्बारा उठने लगा था, जो चौपर के पंखे की हवा की वजह से और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। इन्हें धूल में उड़ने से और उसके आदमियों की नज़र धुलाने लगी थी। वो सभी अपनी आंखों को पकड़ने लगे थे, क्योंकि ये धूल उसकी आंखों में ही चल रही थी। पर वही माही बिना किसी बेचैनी के वहीं खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो तो अस्तव को बड़े ही घमंड से देख रही थी, जैसे उसे जता रही हो कि मैंने कहा था ना कि वो मुझे बचाने जरूर आएगा। माही के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, पर माही की मुस्कान एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं गई। वो बड़े ही एरोगेट तरीके के साथ अस्तव से बोली, देख ले अस्तव चौहान, वो आ गया है तेरी मौत बनकर। उन सभी गाड़ियों में से एक एक करके सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आए। उन सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक वेल ट्रेनेड फाइटर थे। एक एक कर चारों चौपर में भी अब लैंड होने लगे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं है। कंटिन्यू कल से बारिश हो रही है, तो इसीलिए प्लीज़ माफ़ कर देना, कहानी को हम यहीं तक बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए हमारी कहानियाँ और इन्जॉय करते रहिए। धन्यवाद।